Assalamu alaikum everyone. I am Iksha Yakut and in this video we will discuss the function of several variable और हम थ्रू आउट आज इसी पे ही डिस्कशन करेंगे. ठीक है. We already know about a function of one variable कि अगर एक function y is depending on a single variable x हम उसको single variable function कहते हैं. इसी तरह एक function अगर डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स पे x and y तो उसको हम टू वेरिएबल फंक्शन कहेंगे. इसी तरह अगर एक फंक्शन डिपेंड कर रहा है थ्री वेरिएबल्स पे थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे तो हम उसको थ्री वेरिएबल्स फंक्शन कहते हैं. तो अभी हम टू वेरिएबल फंक्शन को डिस्कस करेंगे. तो इसी से रिलेटेड ये एग्जांपल है. A consider an airline's ticket pricing to avoid flying planes with many empty seats. It sells some tickets of full price and some at a discount. For a particular route, the airline revenue earned in a given time period is determined by the number of full price ticket X and the number of discount tickets Y sold. के एम्प्टी सीट से अवॉइड करने के लिए कुछ जो टिकट्स हैं वो फुल प्राइस टिकट्स हैं जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है. नंबर ऑफ फुल प्राइस टिकट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स और कुछ टिकट्स डिस्काउंट दिया गया है. ठीक है. कुछ टिकट्स पे डिस्काउंट है जिसको हमने वाई से इंडिकेट किया. तो बेसिकली दो फंक्शंस हैं और आर इज द टोटल रेवेन्यू जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे. So R is basically the function of X and Y, where X is the full price ticket and Y is the discount ticket. तो ये बेसिकली मल्टीवेरिएबल फंक्शन की एग्जांपल है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन R. और इस तरह के जो फंक्शंस जो कि दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते हैं उसको हम न्यूमेरिकली बाय टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अलजेब्रिकली बाय फॉर्मूला. हम दोनों तरह से डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट एग्जांपल में हम न्यूमेरिकली बाय टेबल्स के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को और एग्जांपल 2 में हम अलजेब्रिकली बाय फॉर्मूला के थ्रू इवैल्यूएट करेंगे फंक्शन को. तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकली बाय टेबल कि अगर टेबल के फॉर्म में हमें गिवन हो तो हम फंक्शन को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली वही फंक्शन हमने कंसीडर किया है कि आर इज द रेवेन्यू फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन फुल प्राइस टिकट्स एंड डिस्काउंट टिकट्स. तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज गिवन है फुल प्राइस टिकट्स की 100, 200, 300, 400 और वर्टिकली ये हमें वाई की वैल्यूज गिवन है डिस्काउंट टिकट्स 200, 400, 600, 800 एंड 1000 और ये इनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें रेवेन्यू फंक्शन गिवन है क्योंकि रेवेन्यू फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई. तो ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू और ये इन दोनों को कंबाइन करके रेवेन्यू फाइंड आउट किया हुआ है. तो बेसिकली 75,000 किसकी वैल्यू है कि अगर हम फाइंड करें कि एफ ऑफ 100 फुल प्राइस टिकट्स एंड 200 डिस्काउंट टिकट्स. ठीक है. कि अगर 100 हमारे पास फुल प्राइस टिकट्स हो और 200 डिस्काउंट टिकट्स हो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो रेवेन्यू फंक्शन होगा वो कितना होगा. हमें जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना हमें सॉरी टोटल जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी 75,000. 75,000. इसी तरह ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर फुल प्राइस टिकट्स 400 हो और डिस्काउंट टिकट्स 200 हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो रेवेन्यू होगा वो 180,000 होगा. इसी तरह हर एक के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें ये रेवेन्यू बताया हुआ है. तो अगर हमें x और y की वैल्यू गिवन हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम इजीली टेबल से रेवेन्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पार्ट 1 में हमने यही करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 300. ये हमें x की वैल्यू गिवन और ये y की f of 300 and 600 and interpret it. तो अभी हम चेक करेंगे कि x के कॉरस्पॉन्डिंगली हमने 300 चेक करना है और y के कॉरस्पॉन्डिंगली 600 और हमने रेवेन्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 300 और 600 के कॉरस्पॉन्डिंगली ये वैल्यू आ रही है और यही हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो ये हमने लिख लिया कि रेवेन्यू ऑफ 300 full price tickets and 600 discount tickets is this. ये हमें रेवेन्यू गिवन है.
ठीक है, और हमने इसको इंटरप्रेट भी करना है कि इसका क्या मतलब है। तो इट मीन्स दैट द रेवेन्यू फ्रॉम 300 फुल प्राइस टिकट्स एंड 600 डिस्काउंटेड टिकट्स इज दिस। ठीक है, जो हमने लिखा है उसको बस हमने बता देना है इसका क्या मतलब है। इसी तरह आप किसी भी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंगली रेवेन्यू को लिख भी सकते हैं और उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। पार्ट 2 में हमें बताना है कि इफ f इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, और सी पार्ट में बताना है कि इफ y इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ y। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है कि आपने x को एज अ वेरिएबल कंसीडर करना है और जो दूसरा वेरिएबल होगा y उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन की बात होगी तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है, जो सेकंड फंक्शन होगा उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। जैसे यहाँ पे f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, तो आपने x को एज अ वेरिएबल कंसीडर करना और y को कांस्टेंट ट्रीट कर लें। फॉर एग्जांपल हमने y को 200 कंसीडर कर लिया है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू आप चेंज करते जाएं। फॉर एग्जांपल 100 ले लें, फिर x 200 ले लें, लेकिन आपने y को 200 ही लेना है। इसी तरह x को 300 और y को 200 ही लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इस तरह x को 400 लेकिन आपने y को 200 ही लेना है तो ये वैल्यू आएगी। तो आपने y की वैल्यू को फिक्स कर दिया और x की डिफरेंट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंगली आपने वैल्यू को चेक करना है। तो ये इंक्रीजिंग वैल्यूज हैं, देखें यहाँ पे 75,000, फिर 110,000, 125 सॉरी 145,000, 180,000, तो वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। इसी तरह अगर आप y को 400 कांस्टेंट कंसीडर कर लें और y x की वैल्यू को चेंज करते जाएं तो 115,000, 150,000, 185,000, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली भी ये सारा का सारा टेबल एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है। इसका मतलब ये है कि f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। अगर हम y को फिक्स कर दें और x के कोरस्पॉन्डिंगली डिफरेंट वैल्यू वेरी करें तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। और हमें चेक करना है कि क्या y के कोरस्पॉन्डिंगली भी अगर हम y की वैल्यू को वेरी करें और x को फिक्स कर दें तो फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप x की वैल्यू को फिक्स कर दें और y की वैल्यूज को वेरी करवाएं फिर भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे आपने x 100 इसको कांस्टेंट कर दें और y की वैल्यूज को चेंज करें, देखें x की वैल्यू 200 कंसीडर करें, y की वैल्यू 100, तो ये वैल्यू आएगी 75,000। फिर x की वैल्यू चेंज कर दें, 400 ले लें लेकिन आपने y की वैल्यू को 400 ले लें लेकिन x की वैल्यू को आपने 100 ही कंसीडर करना है तो 115,000 आएगा। फिर आपने x की वैल्यू चेंज कर दी, 600 ले लें और x की वैल्यू को आपने 100 ही कंसीडर करना है तो फिर भी वैल्यू सारी इंक्रीज हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x एंड y, दोनों केसेस में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करना हो आपने जिसके रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करना है उसको एज अ वेरिएबल कंसीडर करना है और दूसरे फंक्शन को आपने कांस्टेंट कंसीडर करके चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने बाय यूजिंग टेबल हमने देख लिया कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। अब हम बाय यूजिंग फॉर्मूला देख लेते हैं और ये अलजेब्रिकली बताया हुआ है कि उस फंक्शन को हम अलजेब्रिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेवेन्यू फंक्शन को। ये आपने खुद फाइंड नहीं करना, ये आपको गिवन होगा अगर टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में अलजेब्रिकली बाय फॉर्मूला ये हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो केसेस थे ना कि न्यूमेरिकली बाय टेबल हम डिस्कस कर चुके एग्जांपल 1 में, और अलजेब्रिकली बाय फॉर्मूला ये एग्जांपल 2 में हम डिस्कस करेंगे कि हमें टेबल नहीं गिवन लेकिन अलजेब्रिकली एक फॉर्म गिवन है। देखें यहाँ पे हमें टेबल नहीं गिवन, हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और इसको यूज करते हुए हम इसको एवेल्युएट करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या गिवन है, अ कार रेंटल कंपनी चार्जेस $40 a day and 50 cents a mile for its car. Part 1 है कि write a formula for the cost C of rental car as a function of the number of days T and the number of miles driven M. तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि इसको अगर हम देखेंगे C is a function of, ये जो C है C is a function of days, number of days and the number of driven M. तो बेसिकली हमें ये बताया हुआ है कि C is a function of days and M, ये हमें गिवन है, हमने लिख लिया। और फर्स्ट टाइम में हमें इसका फंक्शन गिवन है कि अ कार रेंटल कंपनी चार्जेस $40 a day and 50 cents a mile। तो डेज हमें कितने गिवन है 40, तो हम लिखेंगे 40 डी प्लस अब 15 सेंट है, तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिखना है
उसमें दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर 40 के साथ डॉलर है तो इस 15 सेंट को भी हमें डॉलर में चेंज करना होगा। तो 15 सेंट को डॉलर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 डॉलर में 100 सेंट होते हैं। तो ये हमने डिवाइड किया तो वी गेट 0.15। ठीक है, तो हमने 15 सेंट को डॉलर में चेंज कर लिया, तो ये आ रहा है 0.15 डॉलर। अब 40 भी डॉलर में है और 0.15 इसको भी हमने डॉलर में चेंज कर लिया। दोनों जो वेरिएबल्स हमें गिवन थे उनके यूनिट्स को हमने सेम कर लिया है। तो जब भी आपने फंक्शन बनाना होगा तो दोनों वेरिएबल्स के यूनिट्स को पहले सेम करना और फिर फॉर्मूला आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 डेज, यहाँ पे 40 गिवन है तो 40 डेज प्लस 0.15 m माइल, बेसिकली आपको सेकंड फंक्शन आपका m है। ठीक है, तो इस तरह से आपने फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर लेना है। हम इसको लिख सकते हैं c इक्वल टू f, c इज अ फंक्शन ऑफ d एंड m एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस फंक्शन। तो अगर टेबल की फॉर्म में मैंने गिवन, तो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसको यूज करते हुए हम इस तरह से फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमें क्या कहा है सेकेंड पार्ट में कि if c is equal to, if c is a function of d and m, then find f, 5 and 300 and interpret it। अब हमें d की जगह 5 गिवन है और m की वैल्यू 300 गिवन है और हम इसके कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो पहले हमने टेबल में फाइंड आउट की थी। तो अब हमें डायरेक्टली इसको एवेल्युएट करना बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हमने पहले जनरल फॉर्मूला लिख लिया जो अभी हमने एवेल्युएट किया है। अब इसमें देखो d की वैल्यू में 5 गिवन है और m की वैल्यू 300 गिवन है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। d को हमने रिप्लेस कर दिया 5 से, m को रिप्लेस कर दिया 300 से, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 245। तो अब हमने ये बताना है कि इस वैल्यू का क्या मतलब है। It means that if the car is rented for 5 days and driven 300 miles, then the cost is $240। क्योंकि ये बेसिकली जो C है ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, और ये जो D है ये नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा था और M माइल्स को। ठीक है, इसके हम स्टेटमेंट दोबारा देखें तो अ कार रेंटल कंपनी चार्जेस $40 अ डे एंड 50 सेंट अ माइल फॉर अ कार। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी बेसिकली क्या है, रेंटल कार, कॉस्ट ऑफ रेंटल कार, एंड डी इज द नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ माइल्स ड्राइवन को हमने एम से डिनोट किया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 5, इट मीन्स दैट इफ द कार इज रेंटेड फॉर 5 डेज और ड्राइवन 300 माइल्स, देन कॉस्ट कितनी होगी 245। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से इसको इंटरप्रेट किसी और वैल्यू के लिए हम कर सकते हैं। सी पार्ट में एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ F3M इन टर्म्स ऑफ रेंटल कॉस्ट। हमने इसकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन को हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि हमें फंक्शन ये गिवन है। ये हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था, पार्ट 1 में, कि एफ डी एम हमने क्या फाइंड आउट किया था, 40D प्लस 0.5m। ये फंक्शन हमने फॉर्मुलेट किया था इन पार्ट 1 और हमें इस फंक्शन की सिग्निफिकेंस बतानी है F3M। तो हमें क्या करना होगा, t को रिप्लेस करना होगा 3 से, हमने रिप्लेस कर दिया तो वी गेट 120 प्लस 0.15m। हमने देखा कि जैसे ही हमने इस फंक्शन को रिप्लेस किया जो हमें गिवन है 3m से, तो वी गेट दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, डेज का जो वेरिएबल d यहाँ से एलिमिनेट हो गया, हमारे पास दो वेरिएबल से d और m, और जैसे ही हमने d की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास एक ही वैल्यू रह गई है, एक ही वेरिएबल रह गया m। तो एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो सिंगल वेरिएबल का केस बन गया है। ठीक है, तो जैसे ही हम बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने डेज को फिक्स कर दिए। जब भी किसी फंक्शन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हों और हम एक वेरिएबल को फिक्स कर दें तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाता है,
सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन जाता है। तो बेसिकली यही सिग्निफिकेंस है कि पहले हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था सी, लेकिन जैसे ही हमने एक वेरिएबल को फिक्स कर दिया तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स रह जाएंगे, एक सी और एक एम। तो बेसिकली पहले अगर हम इसको ग्राफ लोड करना चाहें तो पहले हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, एक एम और एक डी और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक सी फंक्शन था। तो एक 3D में हमें ग्राफ बनाना पड़ना था। लेकिन जैसे ही हमने एक वेरिएबल को फिक्स कर दिया, जैसे यहाँ पे डे को फिक्स किया तो हम 3D से हम 2D पे आ गए, क्योंकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया इस केस में। ठीक है, सी और एम रह गए, डी एलिमिनेट हो गए। तो यही बेसिकली सिग्निफिकेंस है कि जब हम एक वेरिएबल को फिक्स कर लेते हैं तो हम 3 वेरिएबल से 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल से 2 वेरिएबल्स पे आ जाते हैं, और वो काफी इजी होता है क्योंकि अगर हमने प्लॉटिंग करनी है, ग्राफ बनाना है तो 3D पे मुश्किल होते हैं, 2D में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इसको इस फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया, और इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि f3m इज द वैल्यू ऑफ c फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ m, क्योंकि यहाँ पे हम m की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद d फिक्स एट c, और d को हमने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमने d की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया था ना, तो हमने बेसिकली उसको फिक्स कर दिया और हमने वैल्यूज डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करनी है फॉर c, ये हमने इसको इंडिकेट कर दिया। अब हमने इसका ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ द फंक्शन विद c एज अ फंक्शन ऑफ m, और हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो हमने इस फंक्शन को लिख दिया 120 प्लस 0.15 m। अब हमने इसके ग्राफ बनाना है तो m इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और c इज डिपेंडेंट वेरिएबल। हम c की डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंगली c की वैल्यू आएगी। हमने m की रैंडम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए 100, 200, 300, 400, और ये कंपल्सरी नहीं है कि हर दफा आपने यही वैल्यूज लेनी है, क्योंकि इनपुट देनी है तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने ये वैल्यूज ले ली हैं, आप कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं, 100, 150, 200, तो कोई सा स्केल आप सेट कर सकते हैं। अब उसके कोरस्पॉन्डिंगली सी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप m की जगह 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 135। इसी तरह m की जगह आप 200 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो वी गेट 150। इस तरह 165 और 180 को वैल्यूएट कर लिया। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस पे m को लिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को सी को लेंगे, सी वेरिएबल को। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या करना है, x के कोरस्पॉन्डिंगली हमने y एक्सिस पे 135 करना है, तो 135 को ये पॉइंट होगा, हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, फिर हमने 200 के कोरस्पॉन्डिंगली 150 को प्लॉट करना है, 200 के कोरस्पॉन्डिंगली कहीं यहाँ पे 150 है ये पॉइंट। ठीक है, इसी तरह 300 के कोरस्पॉन्डिंगली 165, 300 और यहाँ से हमने 165 यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, और 400 के कोरस्पॉन्डिंगली 180, तो ये 400 है, ये हमने x एक्सिस से लेना है, और y एक्सिस से 180, तो 180 के यहाँ पे करके ये पॉइंट होगा। ठीक हो गया, और जब इनको कंबाइन करेंगे तो वी गेट ग्राफ, जो कि c का ग्राफ होगा। तो ये बेसिकली डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि x एक्सिस हमने 100 जाना है और 135 y एक्सिस से करना है। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको मिला भी सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से इसको प्लॉट कर दें, ये भी काफी है। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस जा रहा है कि 100 पे 135 है, 200 पे 150 है, 300 पे 165 एंड 400 पे 180। तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो जो फंक्शन हमारा है वो बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह डी पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रेंटल कार कॉस्ट। अब यहाँ पे देखें, ये बेसिकली हमें क्या गिवन था, फंक्शन जो इनिशियली हमने कंसिडर किया था डी एंड एम। ठीक है, ये हमें फंक्शन हमने फॉर्मुलेट किया था इन पार्ट 1। अब यहाँ पे हमें m की जगह 100 गिवन है, इसका मतलब ये है कि इस केस में पहले उसने डेज को फिक्स कर दिया था एट 3, ये देखें पहले उसने डेज को फिक्स किया हुआ था, इस दफा उसने डे को फिक्स नहीं किया बल्कि m को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन में हमने m की जगह 100 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वी गेट c इक्वल टू 40d प्लस 15। तो इसमें भी हमने क्या किया, एक वेरिएबल को फिक्स कर दिया, हमने m को फिक्स किया। जैसे ही m को फिक्स किया तो यहाँ पे d और m की बजाय सिर्फ d रह गया,
तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सी बाय वेरिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी एंड फिक्स एट एम इक्वल टू 100। तो ऊपर हमने इंटरप्रेट किया था ये, इसके लिए भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको ग्राफ प्लॉट करना है इस फंक्शन के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। अब d इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड c इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम d की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंगली c की वैल्यू एवेलुएट करेंगे। अब यहाँ पे हम 20, 40, 60, 80 ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हमें इस चीज पे देखना है कि हमें कौन सी वैल्यूज अप्रोप्रिएट रहेंगी इस केस में। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने 100 कंसिडर किया था, क्योंकि साथ में 0.15 था, तो अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्मॉल वैल्यू आनी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉइंट्स में नहीं है, 40 गिवन है, हमने 40 m की वैल्यूज को, सॉरी यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे अगर हमने d ली है तो ये वैल्यूज बेसिकली d की गिवन है, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको d कर लीजिएगा। तो d के लिए हमने डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 20, 40, 60, 80, आप 30, 40 भी ले सकते हैं, ठीक है। या इट्स अप टू यू कि आपने कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे यूज करनी है। उसके कोरस्पॉन्डिंगली c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 20, तो वी गेट 8, 15, इस तरह बाकी सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। और अब हमने प्लॉटिंग करनी है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 20, 40, 60, 80 का ही स्केल ले लिया, और यहाँ पे क्योंकि 800 से 32 के बिटवीन तक, बल्कि उससे भी थोड़ी सी ऊपर हमें स्केल सेट करना होगा, तो मैंने 800, 1600, 24, 3200 का स्केल सेट कर लिया, क्योंकि जो हमें वैल्यूज गिवन है उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमें स्केल सेट करना होता है। तो अब हमने क्या करना है, 20 के कोरस्पॉन्डिंगली 1, 8, 15 को प्लॉट करना है, तो ये 20 है, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली 8, 15 कहीं इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 40 के कोरस्पॉन्डिंगली 1650, 15, तो ये 1600 है, इससे थोड़ा सा ऊपर 1615 होगा। इसी तरह 60 के कोरस्पॉन्डिंगली 25, 24, 15, तो 24 यहाँ कहीं है, और इससे ऊपर थोड़ा सा ये पॉइंट होगा। इस तरह 18 के कोरस्पॉन्डिंगली 3215, तो ये 1300 है, इससे थोड़ा सा ऊपर कहीं ये पॉइंट होगा। और हम इनको कंबाइन करेंगे तो फिर भी क्या हो रहा है, एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि 20 के कोरस्पॉन्डिंगली 8, 15 वैल्यू आ रही है, 40 के कोरस्पॉन्डिंगली 16, 15 वैल्यू आ रही है, तो वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। तो ये ग्राफ एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ हम तभी देख सकते हैं जब एक वेरिएबल को फिक्स किया हो। तो इस केस में भी हमने फिक्स किया हुआ है, और इस केस में भी हमने फिक्स किया था। तो इस तरह से हमने ये दोनों एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया है कि अगर न्यूमेरिकली बाय टेबल भी हमने देख लिया है कि टू वेरिएबल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। और बाय अलजेब्रिकली फॉर्मूला, कि अगर हमें फॉर्मूला के थ्रू फंक्शन को रिप्रेजेंट करना हो, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इन दोनों को देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 अप्लाइड कैलकुलस की बुक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बुक में गिवन है क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आप देख लीजिएगा वहां से भी। The total sale of a product S can be expressed as a function of the price P charged for the product। P basically बताया हुआ है कि क्या है, कि price P charged for the product and amount A spent on advertisement। ये basically P और A को define किया हुआ है कि P is the price charged for the product and A is the amount spent on the advertisement and S is the function जिसको हमने express किया in terms of P and A। The total sale of a product S can be expressed as a function of P and A। It means that S is a function of P and A, जो कि एक टू वेरिएबल फंक्शन है, क्योंकि वो प्राइस और एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड कर रहा है। पार्ट 1 ये कि डू यू एक्सपेक्ट F to be an increasing or decreasing function of P। हाँ, अब फंक्शन ऑफ P हमने बताना है। इट मीन्स दैट कि जो एडवर्टीजमेंट है इस केस में वो फिक्स नंबर होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमेशा अगर दो वेरिएबल्स गिवन है तो एक को हमें फिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि F इज एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ P, तो जो दूसरा वेरिएबल होगा उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। इसका मतलब है इस केस में
ए को फिक्स करना होगा, और ए को फिक्स करने के लिए उसे कोई भी वैल्यू असाइन कर दें। हमने यहाँ पे 20 वैल्यू असाइन कर दिया, आप इसको फिक्स करने के लिए 30 भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, 40 असाइन कर सकते हैं, कोई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन के लिए मैंने ए को 20 असाइन कर दिया कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो मैंने एडवर्टीजमेंट को फिक्स कर दिया और एस इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये बन गया। तो ये बेसिकली गिवन है। अब हमने ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और हमें फंक्शन भी नहीं गिवन, तो हम इसको एनालाइज करेंगे कि देखें अगर प्राइस, ये बेसिकली प्राइस है और ये सेल है, हम इनका रिलेशनशिप चेक कर लेंगे कि प्राइस और सेल का आपस में कैसा रिलेशन है। तो अगर हमें पता है कि अगर हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो सेल उस केस में कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे पेट्रोल की जो प्राइसेस है, अगर वो ज्यादा हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो उसकी जो सेल है वो कम हो जाती है। हम एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं लेते हैं, हम सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना हमें चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाए तो सेल इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर आज ही पेट्रोल सस्ता हो जाए तो क्या होगा, उसकी सेल भी ज्यादा हो जाएगी। तो वैल्यू प्राइस इंक्रीज करने से सेल डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होने से सेल इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि प्राइस और सेल दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब है फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ पी। तो हमने यही चेक करना था कि एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ पी, तो बेसिकली एफ इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ पी, ये हमने फाइंड कर लिया। अब पार्ट बी भी हमें क्या कैलकुलेट करना है कि डू यू एक्सपेक्ट एफ पी एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ए। अब हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो हमें प्राइस को फिक्स करना होगा, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ए को फिक्स करना पड़ता है। क्योंकि हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो फिर प्राइस को फिक्स करना पड़ेगा। अगर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ पी कैलकुलेट करना होता तो उस केस में ए को फिक्स किया था, ठीक है। तो हमें प्राइस को फिक्स करना पड़ना है, तो आप यहाँ पे उसे कोई भी वेरिएबल, सॉरी कोई भी कांस्टेंट टर्म असाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसको 20 असाइन कर दी वैल्यू, जो कि एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट ये इंडिकेट कर रही है कि ये बेसिकली एक फिक्स नंबर है। हमने प्राइस को फिक्स कर दिया, अब सेल डिपेंड कर रही एडवर्टीजमेंट पे। अब हम देखेंगे एडवर्टीजमेंट और सेल का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्सली। तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि अगर एडवर्टीजमेंट बढ़ा दी जाए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट इंक्रीज होगी तो सेल भी इंक्रीज होगी, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। और अगर किसी भी हम प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट डिक्रीज हो, उसकी एडवर्टीजमेंट होगी भी नहीं, तो उसकी सेल भी ऑब्वियसली है कि वो डिक्रीज ही होगी। तो इसका मतलब है कि इनवर्सली रिलेशन नहीं है, बल्कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के इंक्रीज होने से सेल भी इंक्रीज कर रही है, और एडवर्टीजमेंट के डिक्रीज होने से सेल भी डिक्रीज करेगी। इट मीन्स दैट A and S are directly related, और F is an increasing function in that case, ठीक है। हमने ये चेक करना था कि F is an increasing और decreasing function of A, तो हमने ये एनालाइज किया कि F is an increasing function of A, ठीक है। तो इस तरह से हम जब भी फंक्शन को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करना होगा, हमें एक वैल्यू को, एक वेरिएबल को फिक्स करना होगा और उस दूसरे के कोरस्पॉन्डिंगली चेक करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मल्टी वेरिएबल फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।